वेलकम बच्चों। सबसे पहले आपको क्लास 10th पास करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप क्लास 11th में आ गए हैं और अब आपको साइंस नहीं पढ़नी है। मीन्स साइंस तो पढ़नी है, लेकिन अब आप उसके ब्रांच को अलग अलग स्टडी करेंगे। जैसे आपको फिजिक्स अलग पढ़नी होगी, केमिस्ट्री अलग पढ़नी होगी और बायो अलग पढ़नी होगी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आपने मैथ लिया होगा तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी होगी अलग अलग, और अगर आपने बायो लिया होगा तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायो भी पढ़नी होगी। तो अब थोड़ा सा साइंस का लेंथ बढ़ गया है, बंटवारा हो गया है, लेकिन लेंथ बढ़ा है बट फीलिंग और भी डीप हो गई है। मतलब अब जो भी कुछ आप पढ़ेंगे आपको पूरी तरह से फील होगा, क्योंकि फिजिक्स इज द फीलिंग। जब आप फील करके कोई चीज पढ़ते हो तो आपको उसका एहसास अंदर तक होता है। मीन्स वो चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में फिक्स हो जाती है। इसलिए आप लोग फिजिक्स को फील करके पढ़िए और मैं आपको फिजिक्स को डेफिनेटली फील कराऊंगा। तो हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो बहुत ही स्मार्ट, इंटरेक्टिव और फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर फील करके पढ़ेंगे तो वो चीज आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा। और अगर आप बोरिंग स्टाइल से पढ़ेंगे तो आप 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद आप उसे छोड़ देंगे और कहेंगे कि यार फिजिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। पर ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि 10th का साइंस कितना आसान था, लेकिन 11th कितना टफ हो गया है। टफ नहीं हुआ है, डीप हो गया है। तो लेंथ बड़ी है लेकिन डीपनेस और गहरी हो गई है। तो अब आपको बहुत मजा आने वाला है, अब आपको फीलिंग बहुत ज्यादा आने वाली है। तो अब आप लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना, 2 महीना एडजस्ट करने में दिक्कत हो, क्योंकि छोटा सा साइंस अब बड़ा हो चुका है। तो यार आप भी तो बड़े हो गए हो, आप भी तो 1 साल बड़े हो गए हो, आपने भी तो बोर्ड को क्वालिफाई कर लिया है, एक युद्ध को जीत कर आए हैं आप, और अब दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं आप 12th की। तो आपके अंदर भी तो स्टेमिना आ चुका है। तो घबराने का नहीं है। अब आप चीजों को फील करिए। मोटी मोटी बुक्स देके घबराना कर, मोटी मोटी बुक्स देके घबराइए नहीं, बल्कि ये सोचिए इसमें कितनी सारी, ढेर सारी फीलिंग्स है, कितनी सारे साइंटिस्ट की मेहनत है, कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो पैराग्राफ या पेजेस या चैप्टर्स को मत सोचिए, बस ये सोचिए कि मैंने कितनी सारी चीजें फील की है, लाइफ से कितना कुछ सीखा है। यही है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अबाउट फीलिंग। जो भी आप फील करते हो, आसपास की जिस भी चीज को आप फील करते हो, चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ फिजिक्स के अंदर आता है। जो चीज भी आप नेचर में देख रहे हो होता हुआ, वो सब कुछ फिजिक्स की देन है। स्टार मोशन करते हैं या फिर यूनिवर्स या फिर कोई प्लैनेट, सब कुछ फिजिक्स का ही देन है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और फिजिक्स का रिलेशन बहुत सारे चीजों से होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड, वो भी 1 शॉट में। क्योंकि मैंने इसके अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक दे दिया है। आप जाकर वहां अच्छे स्टडी करिए और आपको फील होगा कि व्हाट इज फिजिक्स। बट कोई बात नहीं, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो भी आप इस वीडियो में, मतलब इस क्लास में आखिरी तक अगर बने रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ फील होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यह सीखने की मिलेगी कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट फील अबाउट द फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कि फिजिक्स की ब्रांच कौन कौन सी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिजिक्स एक नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करना है। जो भी नेचुरल फिनोमेना होता है, मोशन एक नेचुरल फिनोमेना है, साउंड एक नेचुरल फिनोमेना है, लाइट भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ये सारी चीजें, जैसे सन से एनर्जी आती है, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। इन सब फिनोमेना की स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। सो फिजिक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रही है, ये पोर्शन जो आप पढ़ने वाले हैं, ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में।
और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स की ब्रांच को मैंने कहा दो पार्ट डिवाइड किया। एक तो मैंने कहा कि फिजिक्स एक तो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरा फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब यह होता है कि वो फिजिक्स जो बहुत पहले थी, मींस ऐसा समझ लीजिए कि उस समय फिजिक्स को कि उतनी डीप नॉलेज नहीं थी, तो मैंने कहा कि वो फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स थी। जब हम किसी चीज को बहुत डीप स्टडी नहीं कर पाते थे, तो मैंने कहा उस फिजिक्स का नाम क्लासिकल फिजिक्स था। लेकिन जब डिस्कवरीज हुई, जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो बहुत सारी चीजों को सोचने का नजरिया चेंज हो गया। साइंस और साइंटिस्ट ने कुछ चीजों को जो वो बहुत ब्रॉड तरीके से सोच रहे थे, अब वो बहुत डीप तरीके से सोचने लगे, चीजों को बहुत डीपली वो लेने लगे, और तब फिजिक्स का जन्म हुआ एक नए तरीके से, और उसको बोला गया कि दिस इज द मॉडर्न फिजिक्स। तो दो तरह की फिजिक्स मैंने डिवाइड कर दी। एक फिजिक्स है हमारा क्लासिकल फिजिक्स और फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। जो अब हम स्टडी करते हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स, और जो पहले स्टडी करते थे वो था क्लासिकल फिजिक्स। जैसे एग्जांपल लूंगा आपको, फ्रिक्शन एग्जांपल है। फ्रिक्शन को पहले एक दूसरे तरीके से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई, तो उसी फ्रिक्शन को इस वाले यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी से इसे एक्सप्लेन किया गया। मतलब फिनोमेना तो एक ही था फ्रिक्शन, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो गया। तो उस तरीके में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि डिस्कवरीज अलग हो गई। पहले डिस्कवरी उतनी नहीं थी, जब डिस्कवरी हुई, जैसे आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरम जो था हमारा E=mc², ऐसे बहुत सारी साइंस की डिस्कवरी हुई, जिसके बाद साइंस का यानी फिजिक्स का सोचने का नजरिया चेंज हो गया। तो हम जो स्टडी करते हैं फिजिक्स का वो है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दो फिजिक्स है, इसमें जो क्लासिकल फिजिक्स होता है ये है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और साउंड। ये तीनों चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? पहले समझते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि हम उस फिजिक्स में, मतलब मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग फोर्स की स्टडी करते हैं। फोर्स अगर है तो वर्क है तो पावर है तो एनर्जी है। मीन्स कि अगर हम बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करें, चाहे वो बॉडी सन हो या फिर अर्थ हो या हम हैं या फिर आप हैं, कार है, ट्रक है, एरोप्लेन है, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, कोई भी हो, तो हम मोशन की स्टडी करते हैं। उस मोशन में फोर्स लगता है, जब फोर्स लगता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इन सब चीजों की स्टडी हम लोग करने वाले हैं मैकेनिक्स में। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, तो देखिए आप में क्या क्या चीजें हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फोर्सेस। तो आप पढ़ोगे पहले फोर्सेस, उसके बाद पढ़ोगे वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी। उसके बाद आप पढ़ोगे मोशन के टाइप्स। जैसे हमारे पास जो मोशन है वो कौन कौन से मोशन है। पहला हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हम सीधा चलते हैं। दूसरा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, जो नया है, जो आपको पढ़ना है 11th क्लास में, बिल्कुल फ्रेश है, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन, जो आपने का थोड़ा बहुत आइडिया होगा 9th क्लास में, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन बिल्कुल नया है, रोटेट करने वाला, जैसे पंखा रोटेट करता है, जिसका रोटेशन मोशन। रोलिंग मोशन, जैसे बॉल रोल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन में। इसमें भी कई चैप्टर्स हैं, जैसे सर्कुलर मोशन चैप्टर अलग हो गया आपका, रोटेशनल मोशन चैप्टर अलग हो गया आपका। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अगर आप सिंपल शब्द में कहें तो क्लास 11 की फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है। तो मैकेनिक्स जो है फिजिक्स क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसका आधा पार्ट 50% हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं। तो समझ आया मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है हम लोग को, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है हम लोग को, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, रोलिंग पढ़नी है, फोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि यह बहुत बड़ा है,
ये बड़ा नहीं है। आप सोचो, जब आप जाते हो शादियों में तो आपको क्या लगता है, इतने सारे आइटम होते हैं लेकिन आप बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग होती है यार, एक के बाद एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर सब कुछ एक साथ आपको रख दिया जाए तो शायद आप बोर हो जाएं, लेकिन अटैचमेंट है। जैसे कैसे अटैचमेंट है, आप गए तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लाइक कुछ खाना चाहेंगे, जैसे सपोज चना वगैरह हो गया या फिर फुल्की या फिर चाट वगैरह खाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा और जाएंगे तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, जैसे चाउमीन वगैरह खा लिया, बर्गर वगैरह खा लिया। उसके बाद फिर आप थोड़ा कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा मिठाई खाएंगे, या हो सकता है कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप एक के बाद आपको ज़रूरत महसूस होगी कि अगर हमने ये खा लिया तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। ठीक उसी तरह फिजिक्स आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इतने सारे चैप्टर्स हैं लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ इसके आगे क्या होने वाला है ये भी हम जानना चाहते हैं। फिर ये पढ़ लोगे तो आपको लगेगा इसके आगे क्या होने वाला है, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई में दिल से फील करके पढ़ना चाहते हो, आपका लक्ष्य है कि मुझे 11th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद मुझे एनडीए में या फिर आगे आईआईटी में या फिर नीट में अच्छे नंबर लाने हैं, क्वालिफाई करना है, अपने फ्यूचर को सक्सेस बनाना है, तो डेफिनेटली आप बोर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे हम नंबर पालें, कैसे छुटकारा पालें, पढ़ाई कितनी बोरी चीज़ है, तो फिर आपको बोर लगने ही लगने वाली है। सफ़र जब आपका आनंद देता है, सफ़र में जब आपको आनंद आता है तो वो सफ़र बोरिंग नहीं लगती। लेकिन जब आप एक ड्यूटी की तरह करें उसको कि नहीं यार करना ही है मेरे को, मजबूरी है मेरी, तो बोरिंग तो लगेगी ही। तो हम लोग ड्यूटी समझ के नहीं करेंगे, फीलिंग समझ के करेंगे। तो ये रहा हमारा मैकेनिक्स। अब समझो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। नाम ये थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम लोग हीट के अराउंड आसपास घूमेंगे। ये भी एक थर्मो मैकेनिक्स है, हम कह सकते हैं जिसका थर्मो मैकेनिक्स। यहाँ पर हीट का सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे लॉज हो गए। ये सारी कुछ हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब हीट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। इसके अलावा आता है हमारे पास साउंड। साउंड का मतलब ये हो गया कि आपने पढ़ा था 11th क्लास में, साउंड हमारा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो वेव्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद साउंड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से साउंड कैसे ट्रेवल करती है, साउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जैसे वेवलेंथ वगैरह या फिर फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, मैकेनिक्स का एक पार्ट और है 11th क्लास में, वो है हाइड्रो मैकेनिक्स। हाइड्रो मतलब हो गया वाटर। तो वाटर से रिलेटेड भी एक मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब आप कह सकते हैं फिजिक्स का 70%, 11th की 70% आपका मैकेनिक्स है। एक तो फोर्स वाला मैकेनिक्स है और एक हाइड्रो मैकेनिक्स है, जहां पे हम लोग वाटर की फ्लो पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ वगैरह, बर्नौली थ्योरम, जो कि हमारा वाटर या फिर फ्लो से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फिजिक्स के दो ब्रांच हैं, पहला क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। जो आइंस्टीन के पैदा होने से पहले थी वो आप समझ लीजिए कि क्लासिकल फिजिक्स। पैदा होने का मतलब ये नहीं कि जब वो पैदा हुए थे, जब उनका दिमाग पैदा हुआ था, जब उन्होंने कुछ देना शुरू किया था फिजिक्स में, जब वो पैदा हुए थे, रियल में नहीं, जब वो फिजिक्स में पैदा हुए थे, तो उसके पहले की फिजिक्स जो थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी, और उसके बाद की जो फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब उसके बाद ब्रांच की बात कर लें तो मैकेनिक्स, जहां पे फोर्स की बात करते हैं। अब वाटर में फोर्स लगता है तो वाटर का मैकेनिक्स अलग हो गया और फोर्स वाला मैकेनिक्स अलग हो गया। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट से रिलेटेड बातें करते हैं। और इसके बाद है साउंड, मतलब कि यहां पे हम लोग वेव्स की बातें करते हैं। तो ये हो गया क्लास 11th की फिजिक्स। अब इसके बाद हम क्लास 12th में पहुंच जाते हैं। क्लास 12th में सबसे पहले आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और मैग्नेटिक डिपार्टमेंट, इन दो डिपार्टमेंट को कंबाइंड स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और यहां भी आश्चर्य करने वाली बात है कि ये अकेला ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम का एक अकेला ब्रांच फिर से 50% पार्टिसिपेट करता है क्लास 12th की फिजिक्स में। मतलब क्लास 12th का फिजिक्स का 50% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। पहला बुक, पूरी पहली बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। उसके बाद सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक चीज और पढ़ी होगी कि लाइट को हम लोग एज अ वेव नेचर भी ट्रीट करते हैं। तो हम लोग 12th में लाइट को रे नेचर
और लाइट को वेव नेचर दोनों तरह से ट्रीट करेंगे। साथ में हम लोग वहां पर कुछ और फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस तरह की चीजें भी हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे लाइट में नेक्स्ट ईयर में 12th क्लास में। इसके बाद आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से ही यह है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लास 12th में 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी आप एटम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का मतलब इन द सेंस कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस तरह की बहुत सारे रिएक्शंस आप वहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियस चैप्टर में। जो क्वांटम फिजिक्स है इसमें हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। अब फोटोन क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये था कि फोटोन जो लाइट थी वो ट्रेवल करती थी एज अ पार्टिकल, ऐसा लोगों ने कहा था स्टार्टिंग में, न्यूटन ने भी कहा था ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में हमारे यंग आए और हाइगेंस आए, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइट एक ट्रेवल करती है वो शायद वेव नेचर में, और इसे प्रूव किया था मैक्सवेल ने कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाद में आइंस्टीन आए जिन्होंने कहा कि लाइट फोटोन के रूप में ट्रेवल करती है, और फोटोन का जो आविष्कार था वो किया था प्लांक ने। तो जो एक नई थ्योरी पैदा हुई प्लांक के द्वारा दिया गया फोटोन, और उस तरह से हम लोग एक नई फिजिक्स बना चुके हैं आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, जिसमें कि E=mc², वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिविटी थ्योरी। इन सब चीज़ों का अलग से स्टडी करते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स में, जो आपके सिलेबस में उतना नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो बेसिकली जो फिजिक्स की ब्रांच है वो है क्लासिकल फिजिक्स, जो पुरानी फिजिक्स है आइंस्टीन के पहले की, और उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स जो आइंस्टीन के बाद की फिजिक्स है। ये जो 3 ब्रांच है ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में, जिसमें से पहला ही 70% लोड रखता है, और उसके बाद जो 4 हैं इसमें से जो पहला है इसे भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के 50% पार्ट में, और बाकी सारी चीज़ें क्लास 12th के सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए सारे ब्रांचेज। और आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि फिजिक्स बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं वो सब कुछ आपके आसपास होती है। जैसे देखिए मैंने बोला फोर्स आपके आसपास, एनर्जी भी आपके आसपास, ग्रेविटी भी आपके आसपास, साउंड हो या फिर लाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ आपके आसपास ही है। माना कि फिजिक्स बहुत बड़ा है लेकिन फीलिंग बहुत डीप है। सब कुछ आपको एहसास होगा कि हाँ मैं लाइट देख रहा हूँ, मैं साउंड सुन रहा हूँ, हीट को महसूस कर रहा हूँ, फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, आई फील एनर्जी, आई फील पावर, आई फील ग्रेविटी। तो एवरीथिंग इज फीलिंग अबाउट दैट। सो फिजिक्स को फील करके पढ़िए, बोरिंग तरीके से नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आ गए हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा फिजिक्स का रिलेशन। तो फिजिक्स का रिलेशन देखना है हम लोगों को, जैसे कि अपन लोग रिलेशन होता है ना, कि हमारा रिलेशन फैमिली के साथ, हमारा रिलेशन दोस्तों के साथ, हमारा रिलेशन मोबाइल के साथ, हमारा रिलेशन किसी खास के साथ, हमारा रिलेशन टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। मीन्स कि अगर हम कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फैमिली पे होता है, उसका इफेक्ट हमारे स्कूल पे होता है, फ्यूचर पे होता है, फोन पे भी होता है, फ्रेंड्स पे भी होता है। अब मान लीजिए कि हम गुस्सा हो गए तो फ्रेंड्स खफा हो जाएंगे, मतलब 2-3 दिन बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप खाना भी नहीं खाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ, एक तरह से ये सब चीज़ें इंटरेक्टेड हो गई। मतलब आपके द्वारा किया गया एक्टिविटी कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, यही है रिलेशन। रिलेशन मतलब ये नहीं होता है कि हाँ राखी बांध दिया रिलेशन बन गया, ठीक है। रिलेशन मतलब होता है इफेक्ट, कि आपके द्वारा किया गया जो भी कार्यक्रम है उसका इफेक्ट कितने लोगों पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिलेशन। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि जो सन का रिलेशन है वो हीट के साथ है, तो सही बात है। सन जब बहुत दूर होगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब हीट हमें कम एहसास होगा, और जब सन बहुत पास हो जाएगा तो हीट हमें ज़्यादा एहसास होगा। मतलब सन का रिलेशन हीट से तो बिल्कुल भी है। तो उसी तरह से रिलेशन जो फिजिक्स का है वो किन किन लोगों के साथ है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे सबसे टॉप पे, अपने टॉप हमारा है मैथमेटिक्स। बाकी दो लेफ्ट राइट वाले हम लोग बाद में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स का जो रोल है या फिजिक्स का जो रिलेशन है मैथ्स के साथ जबरदस्त है बच्चों। मतलब आप समझ लीजिए जय वीरू, एक सिक्के के 2 पहलू। मतलब अगर मैथ्स नहीं तो फिजिक्स भी नहीं। कमाल है ना। जिस मैथ से आप लोग डर के बायो ले लेते हो,
जिस मैथ से लोग डर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, बोरिंग लगती है, उस मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मैथ्स के बिना जब फिजिक्स पॉसिबल नहीं है और फिजिक्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो मैथ्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखिए, आपने गए, आपको मार्केट जाना है, मार्केट गए और आपने कहा कि भैया मुझे ये चीज़ कितने रुपए की है, उसने बोला 10 रुपए की है, तो 10 तो मैथ्स आया ना। और फिर अगर आपने 20 रुपए का नोट दिया तो वो 10 रुपये वापस करेगा, वो भी तो मैथ्स हो गई, माइनस किया उसने, तो माइनस प्लस इंटू डिवाइड सब मैथ्स है, तो मैथ्स बिना कुछ भी नहीं। और फिजिक्स जो है उसकी आत्मा जो मैथ्स है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा फोर्स लग रहा है और मैंने कहा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब ये 10 वर्ड्स ये तो मैथ्स से आएगा ना, तो मैंने कहा भैया 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 15 और लग गया, कितना लग गया? आपने कहा 25। कहां से आया 25? 10 प्लस 15 किया, 25 आया। तो प्लस किया ना, मैथ्स आया कि नहीं आया? डेरिवेशन किया होगा आपने, 10th में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए होंगे आपने बोला होगा कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ इतना है, तो फोकल लेंथ को बताया होगा ना आपने 10 सेंटीमीटर। तो मीन्स की फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ्स। मतलब अगर मैथ्स नहीं होता तो फिजिक्स को हम प्रूव कैसे करते, कैसे बताते कि इसका वैल्यू इतनी होती है? हम कैसे बताते कि सन से अर्थ की डिस्टेंस हमारे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है? कैसे बताते? हम कैसे बताते कि हाँ अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ का मास कितना है, डेंसिटी कितनी है? मतलब कुछ भी अगर हमें कैलकुलेट करना होता, न्यूक्लियस डेंसिटी कितनी है, न्यूक्लियस का जो साइज कितना है, एटम की साइज कितनी है, कुछ भी बताने के लिए, फोर्स हो, एनर्जी हो, एवरीथिंग, हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। बिना मैथ्स के हम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो मैथ्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो आप समझ गए होंगे कि मैथ्स का और फिजिक्स का रिलेशन कितना गहरा है। अब आप सोचिए कि मैथ्स की वजह से फिजिक्स है कि फिजिक्स की वजह से मैथ्स है। मैं तो कहता हूं कि मैथ्स की वजह से ही फिजिक्स है, क्योंकि अगर मैथ्स ना होता साइंटिस्ट कैलकुलेट कैसे करते, साइंटिस्ट रिजल्ट कैसे देते, प्रूव कैसे करते, डिराइव कैसे करते, प्रैक्टिकल आप करते हो, प्रैक्टिकल डाटा कहां से आता? ये सब कुछ मैथ्स है। ठीक है, हम बात करते हैं, जरा लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, रिलेशन टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है आपका? देखो भाई, अगर हमें बात करना है फोर्स का, फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आया मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए, इसका मतलब केमिस्ट्री आ गई। तो मीन्स केमिस्ट्री से भी फिजिक्स का काफ़ी गहरा नाता है। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड के बारे में भी हमें जानना चाहिए फिजिक्स में। तो फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री से भी है। अब बात करते हैं जरा रिलेशन टू बायोलॉजी। तो फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से भी है, क्योंकि यार जो हमारा शरीर है उसमें भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उसमें भी एनर्जी होती है, उसका भी अपना एक स्टेमिना होता है, अपना एक पावर होता है, उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। तो बहुत सारे फिजिक्स के जो एप्लीकेशन हैं वो भी हमारे बायो में अप्लाई होते हैं। तो फिजिक्स और बायो का भी एक गहरा रिलेशन हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की और सोसाइटी की। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा होल्ड करते हैं, हम बात करते हैं सोसाइटी के पहले। तो सोसाइटी का तो इंपैक्ट फिजिक्स पे एकदम डायरेक्ट है, मतलब ऑन द स्पॉट है। जैसे देखिए, अगर आज हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप है, हम आपको सुन रहे हैं या आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट किस पे पड़ा? सोसाइटी पर। अगर फिजिक्स ना होता तो क्या टेक्नोलॉजी होती? नहीं होती। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आप हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। टेलीविजन, कहीं दूर घटना घटती है और चंद सेकंड में आप उसे लाइव देख लेते हैं। क्रिकेट कहीं दूर हो रहा होता है, कहीं बहुत दूर, हजारों किलोमीटर को दूर, और वहां से आप लाइव देखते हैं कि यहाँ कौन आउट हो गया, कौन नहीं आउट हुआ। फोन, टेलीफोन की बात कर लेते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई मैसेज देना होता था तो हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, फिर ये गाना बना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है ना। तो चिट्ठी भेजते थे और फिर वो चिट्ठी बहुत दूर जाता था, उसके बाद उसका रिजल्ट वापस आता था। तब तक क्या पता वो घटना समाप्त हो गई हो या कुछ गलत हो गया हो। सो व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया,
फ़ोन का आविष्कार हुआ, इन सारी चीज़ों की मदद से हमने कम्युनिकेट किया। इंटरनेट देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। जब पहले इंटरनेट नहीं हुआ करती थी तो कितना कुछ हम लोग की ज़िंदगी अजीब सी थी, टेक्नोलॉजी कितनी कमज़ोर थी। लेकिन अब देखिए 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G, तो चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, कहीं भी देखिए फिजिक्स का योगदान कितना ज़्यादा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो कॉल जैसे ही अप्लाई हुआ, हम और आप वीडियो कॉल करने लगे। जैसे ही कहीं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ, हम सिक्योर भी हो गए और डर भी गए। तो हर चीज़ का सिंपल सीधा अर्थ निकलता है। अब जैसे गर्मी में हम परेशान थे, अपने पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि पंखा लिया और गर्मी से मतलब परेशान है और ऐसे कि क्या करें क्या ना करें, जो हमारी वर्क होती थी उसकी इफिशियंसी भी डाउन हो जाती थी। हम कुछ करना चाहते थे लेकिन गर्मी के मारे कर नहीं पाते थे। लेकिन अब देखिए, अब फैन आ गया, फैन के बाद कूलर आ गया, कूलर के बाद एसी आ गया, हमें कितनी सहूलियत मिल गई। ट्रेन बन गई, ट्रेन के बाद एरोप्लेन बन गया, शिप बनी, इन सब चीज़ों से ट्रैवल कितना आसान हो गया। तो सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल से भी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ गया। पहले हम लोग दुकान जाते थे, सामान खरीदते थे, अब ऑनलाइन आप दुकान से सामान खरीद लेते हैं, घर पर डिलीवर हो जाता है। तो सोसाइटी का इसका इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमें चीज़ सीखने को मिलती है। पहले हमें कहीं कोचिंग जानी पड़ती थी, अभी जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको जानते नहीं हैं, आप हमें नहीं जानते हो, लेकिन हमारी शिक्षाएँ आप तक पहुँच रही हैं। हम जो पढ़ा रहे हो आप तक पहुँच रहा है। पहले क्या होता था, बहुत दूर बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर, 15-15 किलोमीटर दूर पैदल जाकर कोचिंग जाते थे। गर्मी में पसीने पसीने होकर कोचिंग जाते थे। और अगर कुछ छूट गया, कोई सिलेबस छूट गया या उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या तबीयत खराब हो गया, शादी पड़ गई, कुछ भी हो गया, तो फिर उनका सिलेबस छूट जाता था। वो कहाँ से कवर करें, कोई डाउट होता था तो किससे पूछें। पर अब देखिए इंटरनेट का आविष्कार कितना आसानी से हो गया। मतलब अब वो घर बैठे पढ़ सकते हैं, कुछ छूटेगा कोई समस्या नहीं। अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं, मैंने आज पढ़ाया, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब भी आपको कोई डाउट होगा आप डायरेक्ट सर्च करिए, आपको सलूशन मिल जाएगा उसका। कुकिंग सीखना हो या फिर बैटिंग सीखना हो, सिंगिंग सीखना हो या फिर डांसिंग सीखना हो, लर्निंग सीखना हो या ड्राइविंग सीखना हो, सब कुछ हम लोग इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। तो हमारी मेमोरी पावर, हमारी जो स्टेमिना है, हमारी सोचने की शक्ति है, वो कितनी बढ़ गई है। हम आज मार्स तक पहुंच गए। कुछ दिनों में हो सकता है कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर भी जा पाएं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ड्रेसिंग स्टाइल देखिए, पहले ज़माने में लुंगी हुआ करती, धोती हुआ करती थी, आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखिए लोगों का ड्रेस सेंस भी चेंज हो गया है। हमारे कल्चर तो है ही है भाई, लुंगी, धोती, कुर्ता, ये सब हमारी कल्चर से, इंडिया की शान है। लेकिन देखिए चीज़ें धीरे चेंज भी हो रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारी पहनावा, हमारे स्टाइल, हमारे बोलने का तरीका, हमारा नॉलेज, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरी सोसाइटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये है फिजिक्स का सोसाइटी पर इम्पैक्ट। अगर अब बात करें टेक्नोलॉजी की, देखिए टेक्नोलॉजी के हम यहाँ बताते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके। टेक्नोलॉजी देखिए, स्टीम इंजन, ये जो बना हमारे पास, जो इंजन थी स्टीम इंजन, देखिए क्या हुआ, जो फिजिक्स है ये जब निर्माण हुआ, कैसे बना होगा। ये कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है पागल होते हैं। ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो भूखे होते हैं नॉलेज की। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे हुआ। जिस न्यूटन ने जानना चाहा कि एप्पल कैसे गिरा, तो वो ग्रेविटी खोज कर पाया। आइंस्टीन ने जानना चाहा कि जो मास है वो गायब कहाँ होता है, सो उन्होंने आविष्कार किया E=mc² का। जेम्स वॉट ने देखा कि किस तरह से हमारा जो ढक्कन है स्टीम्स की वजह से कैसे ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसने स्टीम इंजन का आविष्कार कर दी। इस तरह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो फिनोमेना अपने आसपास देखा, तो वहाँ से उन्होंने कि दिमाग में वो फितूर पैदा हो गया कि हम जाने कि आखिर ये चीज़ कहाँ से आई, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और उन्हीं का सवाल खोजते 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 साइंटिस्ट ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उनकी पागलपन ने नहीं, उनकी जागरूकता ने, उनकी खोज ने, उनकी एक्साइटमेंट ने, तो हम कह सकते हैं फिजिक्स एक एक्साइटमेंट है। मतलब अगर फिजिक्स आपको जानना है तो आपके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए आखिर ये चीज़ है क्या, इसमें कितनी डीप फीलिंग है, ये हम करेंगे तो क्या होगा, ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे किसी ने कहा कि अगर आपने ये खींच के किसी को मारा तो आपने देखा कि मेरे हाथ में चोट लगी, क्यों लगी होगी, भाई मैंने तो उसको मारा, चोट उसको लगनी चाहिए थी, पर आपके हाथ में क्यों लगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा आपके हाथ पर।
तो उसी तरह से लोगों ने, साइंटिस्ट ने चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। जैसे अब देखिए हमारा जो स्टीम इंजन है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो भी हमारा आविष्कार हुआ है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस होगा। हमने एक लॉज बनाई होगी, डिस्कवरी की होगी, वहाँ पे देखा होगा कि कुछ लॉज, कुछ थ्योरीज है ना, वहाँ से हमने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट पैदा किया होगा। जैसे साउंड की, जैसे मैंने बांसुरी बजाया, या फिर मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वो तो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो जैसे रिमोट है, रिमोट में जो हम लोग दबाते हैं और आप वहाँ बैठे बैठे टीवी चालू कर सकते हैं, तो वो भी किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो भी कोई ना कोई प्रिंसिपल बेस्ड होगा। तो जो सब कुछ जो हम बनाते हैं वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो जो हमारा स्टीम इंजन है वो बेस्ड है हमारा थर्मोडायनेमिक्स पर। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब हो गया जैसे कि जहां पर फ्यूजन होता है, क्योंकि फ्यूजन तो लैब में नहीं हो पाता है, फ्यूजन होता है जिसे हम नाभ के विखंडन कहते हैं। और जैसे एटम बम वगैरह, और वहाँ से एनर्जी भी बनाई जाती है, एटम बम से नहीं बनाई जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है एटम बम, लेकिन हम उसी चीज़ को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये भी जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है, रिएक्टर है, ये एग्जाम्पल है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन तो है लेकिन कंट्रोल तरीके से है। एग्जाम्पल देखिए रेडियो और टेलीविजन, ये किसका है एग्जाम्पल? रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए जो सिग्नल हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइट के थ्रू आ रही हो या जैसे भी आ रही हो, वो सारे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो कि मैक्सवेल ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा रेडियो और टेलीविजन जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है डिजिटल लॉजिक पर। उसी तरह हमारा लेजर जो लाइट है वो बेस्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसी तरह से देखिए अगर रॉकेट का रिपल्सन देखें हम लोग, रॉकेट का रिपल्सन, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो नीचे उड़ता मतलब ऊपर जाता है तो नीचे फोर्स लगाता है, इसी फोर्स के द्वारा ऊपर उठ पाता है। तो ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है? न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका आविष्कार कैसे हुआ? फैराडे ने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट बनाई जा सकती है। उसके इसी सोच ने इस चीज को पैदा किया और वो चीज था जनरेटर। जो आप लोग देखते हो जनरेटर वगैरह घरों में होता है, जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये जनरेटर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पैदा होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को इंड्यूस कराया जाता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट। तो वहां पर जो करंट का जनरेशन होता है बाय द जनरेटर, वो बेस्ड है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। उसी तरह हमारे पास है कि सोनार क्या है? सोनार का मतलब ये नहीं होता है वो जो सोना बेचते हैं, वो नहीं सोनार। यहाँ सोनार का मतलब है कि जैसे कि साउंड, जैसे कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर शिप वगैरह में देखते हैं, पानी के जहाज़ों में देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर हमें बहुत दूर दूर तक कुछ दिखाई देता है और हम देखना चाहते हैं कि सामने से कोई शिप तो नहीं आ रही है या कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कोई पहाड़ तो नहीं है सामने आइस का टकरा जाए हम। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनार। और वहाँ भी जो साउंड वेव होती है वो ट्रेवल करके उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से कितनी दूर है, ताकि हम अलर्ट हो जाए। तो इसका भी जो आविष्कार है सोनार का, वो बेस्ड है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसी तरह से देखिए एरोप्लेन बेस्ड है बर्नौली प्रिंसिपल, जो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा एरोप्लेन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। उसी तरह से फोटो सेल बेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जिसका आविष्कार, चाहे वो सोनार हो, चाहे रॉकेट रिपल्सन हो, ठीक है, चाहे वो रेडियो टेलीविज़न हो, इन सब चीज़ों का जो आविष्कार हुआ ये किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और इसके द्वारा टेक्नोलॉजी आई, इसने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर दिया। कंप्यूटर आया, हम लोग कितने आसान चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मोबाइल आया तो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हाई हुई। पहले 3G था, फिर 4G हुआ, फिर 5G हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और हम आ गए हैं अब कुछ ऐसे नाम साइंटिस्ट के फिजिक्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे देखिए हमारे पास है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ आविष्कार किए, जैसे उनका आविष्कार था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत ही फेमस हुआ था, E = mc²। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का दिया गया बहुत महान इक्वेशन था। तो ये साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे पास आर्किमिडीज थे जिन्होंने बॉयंसी यानी तैरने वाली प्रिंसिपल दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी फ्लूइड में तैरता कब है, उसकी कंडीशन क्या है। तो इसका जो आविष्कार था वो किया था आर्किमिडीज ने। उसी तरह से आप देख सकते हैं साइक्लोट्रॉन, उसका आविष्कार किया था हमारे ओरलैंडो ने। उसके बाद गैलीलियो ने आविष्कार किया था इनर्शिया का, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, जब कोई बॉडी चलना चाहती है तो चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोक ना सके, और जब रुकी रहेगी तो रुकी रहेगी, चलना नहीं चाहेगी जब तक कोई फोर्स न लगे। तो इसका भी आविष्कार किया था हमारे गैलीलियो ने। उसी तरह हमारे जीसी बोस थे, जो कि यहाँ देखिए जैसे जीसी बोस, ये देखिए लाइन, एक मिनट, जीसी बोस, ये देखिए, ये इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैं इसको सही कर लेता हूं, हाँ, जिन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स में, जीसी बोस, जो कि इंडिया के थे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी साइंटिस्ट हैं और बहुत सारा उनका आविष्कार है जिन पे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और यहाँ लिखा है कौन कौन से कंट्री से, जापान, इटली, इंडिया, यूएसए, हॉलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, ग्रीस, यूके, रसिया, फ्रांस, डेनमार्क, इन सारे मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंट्री से कंट्रीब्यूट किया। उनकी जो सोच थी, उनकी जो नॉलेज थी, उन्होंने पैदा किया फिजिक्स को, जिसकी वजह से आज हम इतनी आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इतनी आसानी से जी पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फिजिक्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ गए हैं अब फोर्सेज इन नेचर। देखिए एक चीज़ और होता है, यूनिफिकेशन, एक वर्ड आता है, इसको हम नाम दे रहे हैं यूनिफिकेशन। देखिए समझाता हूं आप लोगों को। एक वर्ड है जिसका नाम है यूनिफिकेशन। अच्छा, ये क्या होता है, यूनिफिकेशन क्या होता है? देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपने सुना होगा जो ग्रेविटी है वो हमें खींच लेती है। मतलब अगर हम छत से कूद जाएं, मतलब अगर कूदना नहीं है, अगर हम छत से कूदने की कोशिश करें, अरे नहीं कूदो यार, मत कूदो, किसी ऑब्जेक्ट को छत से छोड़ दो, है ना, गिरा देते हैं ऐसे करके, तो क्या होगा, अर्थ उसे खींच लेगी अपनी तरफ। ये ग्रेविटी न्यूटन ने दिया था। और वही न्यूटन ने ये कहा था कि जो हमारे पास प्लैनेट है, अर्थ जो है, वो इसी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन का चक्कर लगा रही है। अब बताओ यार, एक ग्रेविटी आप कह रहे हो कि खींच लेती है और एक ग्रेविटी कह रहे हो कि वो चक्कर लगा रही है। दो अलग अलग फिनोमिना बट प्रिंसिपल एक। तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन, मतलब अलग अलग फिनोमिना को एक ही अलग अलग जो फिनोमिना हो रही है उसे एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना, इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। इससे फायदा क्या होता है, हम अलग अलग चीजों को एक ही लॉ से समझ सकते हैं। अलग अलग समझेंगे बहुत सारी कंफ्यूजन होगा। अब हम एक ही चीज से अगर समझ पाएंगे बहुत सारी चीजों को, तो हमारा दिमाग कितना ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, हमें चीजें कितनी इजी तरीके से समझ में आएंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जमाना था जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे। हम मानते थे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अलग है और मैग्नेट डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन बाद में समझ में आया कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, मतलब दोनों तो आसपास ही हैं, तो दोनों को अलग अलग क्यों पढ़े, तो उनको कंबाइंड करके बना दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दो अलग अलग ब्रांच को हमने एक ही लॉ में जोड़ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और वो एक ब्रांच बन गई। वरना पहले क्या था, इलेक्ट्रिक ब्रांच अलग था और मैग्नेटिक ब्रांच अलग था। अब क्या हो गया, अब दोनों कंबाइंड हो गया, इसे बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आते हैं हम लोग अपने फोर्सेस पर। देखिए वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन फिजिक्स में कहा जाता है
कि 4 टाइप के फोर्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे वो कूलम फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई फोर्स हो XYZ, सारे फोर्स इसी के अंदर आते हैं। तो कहा जाता है कि नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं। कौन कौन से भी? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक करके हम लोग समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते ही होंगे कि न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड की कोई भी 2 वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फिर चाहे आप हो या हम भले ही आपको नहीं जानते, आप भले ही हमें नहीं जानते, लेकिन हम दोनों के बीच एक संबंध है। वो कौन सा है? अट्रैक्शन वाला। मतलब हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बहुत वीक है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। हम कहते हैं इसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स, अब कहो कैसे? अब ये बताओ, मैं आपके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, आप फील कर रहे हो क्या? फील हो रहा है आपको? आप मुझे फोर्स लगा रहे हो, क्या आपको फील हो रहा है कि आप मुझे खींच रहे हो? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। इसे कहते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए वो एक अलग बात है कि जब हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, तो उनके बीच लगने वाला जो करंट फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। हमने कहा था यूनिफिकेशन, खैर वो सब बातें बाद में। फिलहाल अभी हम कहते हैं कि नेचर का सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ब्रह्मांड में इससे वीक कोई फोर्स नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग कई बार वीक फोर्स भी कह देते हैं। अगर आप वीक फोर्स कहेंगे तो इसका मतलब भी यही हुआ, या फिर आप कह सकते हो वीक इंटरेक्शन, इसका मतलब भी यही हुआ। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहो, वीक फोर्स कहो, या फिर वीक इंटरेक्शन कहो, ये एक ही बात है। अब देखो ये कैसे होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा समझ लीजिए हमें कि ये कहाँ होता है और क्यों होता है और ये कितना वीक है, ये भी हम लोग समझेंगे अभी। देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नाम तो वीक है लेकिन स्ट्रांग बहुत है भाई। नाम वीक है बट ये स्ट्रांग बहुत है। देखिए कैसे, आपने सुना होगा न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन आपको ये जानने काफी आश्चर्य होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है ना कमाल की बात। हाँ जी, बीटा डीके 2 तरह का होता है, एक होता है माइनस बीटा डीके, एक होता है प्लस बीटा डीके। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये सोचो, आप ये समझो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कुछ रिएक्शन के द्वारा चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन से एंटी न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन से एंटी न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। और प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन निकलते हैं और न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में। फिर समझाता हूं, देखिए, जो न्यूट्रॉन है इससे निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनों। इसको हम सिंबल ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, एंटी न्यूट्रॉनों। ये दोनों निकलता है, जो न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकलता है तो ये न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। और ये जिस वजह से होता है, जिस फोर्स की वजह से होता है, ये फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फोर्स होता है, मतलब ये बहुत ही कम रेंज के लिए होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को चेंज कर देता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में। इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ना बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, ये फोर्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि प्लस और प्लस के बीच फोर्स लगता है रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब हमने कहा अभी आपको कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चार्जेस में जो फोर्स लग रहे हैं उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स इससे भी स्ट्रांग होता है।
तो सबसे वीक ये, उससे स्ट्रांग ये, उससे स्ट्रांग ये। अब इससे भी स्ट्रांग होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, लेकिन ये स्ट्रांग क्यों है इसकी कल्पना करिए आप। आपने 10th पढ़ा था कि एक प्लस चार्ज और एक प्लस चार्ज आपस में रिपल कर देते हैं, ठीक है। एक प्लस चार्ज और एक प्लस चार्ज आपस में रिपल कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं। अब ये बताओ 17 प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को कैसे रिपल करते होंगे। जब एक जो हमारा प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन आपस में रिपल करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो आप सोचो 17 जो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ये कैसे रहते होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे बंधे होंगे। उन्हें बांध के रखने वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने वाला फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो एक बार फिर समझिए ये कितना वीक है। अगर इसको हम 1 मान लें, अगर इसको हम लोग 1 मान लें, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 25 टाइम्स, 10 की पावर 25 टाइम्स ये स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इतना टाइम्स स्ट्रांग होता है ये वाला फोर्स, इतना टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम कहें ये, और इसके मुकाबले में ये स्ट्रांग होता है 10 की पावर 36 टाइम्स। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा हो गया। अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रांग है, और अगर ये 1 है तो इससे 10 की पावर 36 टाइम ये स्ट्रांग हो सकता है। आप समझिए ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ये वाला फोर्स इसके मुकाबले। और अगर हम बात करें इसकी, तो इस फोर्स से 137 टाइम्स स्ट्रांग होता है ये वाला फोर्स। तो आप कल्पना करिए कि ये फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। और इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे को बांध के रखने वाला फोर्स नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। तो लोगों को तोड़िए मत, लोगों को दिल से खेलिए मत, लोगों को जज्बात से खेलिए मत, उनको तोड़िए मत, जोड़िए। जब हम एक दूसरे को बांध के रखते हैं ना, तो वो फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आपके पास बांधने की शक्ति है, अगर आप लोगों को जोड़ना जानते हो, तो आप समझ लीजिए आपके पास स्ट्रांग फोर्स है, यू आर स्ट्रांगेस्ट पर्सन। तो लोगों को तोड़िए मत, ना उनका विश्वास तोड़िए, ना उनके जज्बात को खेलिए, ना उनका दिल तोड़िए, लोगों को जोड़ना सीखिए। जोड़ने वाला फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर कई सारे लोग जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब प्रोटॉन एक दूसरे से नफरत करता है, फिर भी वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, कोई तो फोर्स होगा जो उसे बांध के रखता होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास 4 तरह के फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी के बीच यूनिवर्स में ऑलवेज अट्रैक्टिव और बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियॉन्स को चेंज करने काम आता है, मतलब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में। ये इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है इससे ज़्यादा, लेकिन ये है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है नेचर में कितने सारे फोर्स होते हैं। हम आ गए आखिर टॉपिक पर। वो हमारा टॉपिक है कि कितने हमारे पास लॉज हैं, नियम। फिजिक्स के नियम कितने सारे हैं सर? बहुत सारे नियम हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है वो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है, ना पैदा होती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा आपने। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना तो पैदा होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ रखा है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है तो क्या होता है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। जनरेटर में क्या है? जनरेटर में
मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना तो पैदा होती है। दूसरा लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तीसरा कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और चौथा है यूनिवर्सल लॉ। इसी यूनिवर्सल लॉ में कौन कौन से लॉ आ गए, जैसे देखिए आपने पढ़ा था न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। एक बॉडी दूसरे बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी चाहे जो हो जाए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे चाहे जो हो जाए। ये कुछ लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है, जो होना ही होना है, चाहे भले ही रात हो या ना हो, लेकिन लॉ है। धरती घूमती है तो ये लॉ है, धरती घूमती है और उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मतलब लॉस नहीं होता है। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो एवरीवेयर एकदम करेक्ट होते हैं, उसका किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे 11th में चैप्टर नंबर 3 में, शायद रोटेशनल मोशन में, और ये कंजर्वेशन एनर्जी है। देखिए इसी का शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा ये मिलती है कि यार चाहे मोमेंटम हो या एनर्जी, ये सब कंजर्व होते हैं। मतलब जो आप कर रहे हो आज, उसका फल आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने किया वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो कन्वर्ज हुआ है, आपको फल के रूप में उसे मिलना ही मिलना है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है आज, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो, नहीं अच्छे तो हो ही है, लेकिन अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल आपको अच्छा मिल रहा है। और अगर आज अच्छा कर रहे हो तो आगे भी आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी आप करोगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पैदा होता है। अगर आपको खुशी मिली है तो खुशी अपने आप पैदा नहीं हुई है, आपने कोई कर्तव्य किए होंगे जिसकी वजह से खुशी मिली है आपको। अगर आपको गम मिला है, आप रो रहे हो, भगवान ने करे आपको गम मिले, लड़ाई झगड़ा करे रात दिन भर, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप रात भर रो रहे हो और आप बहुत ज़्यादा गम के शिकार हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आपको रोना पड़ रहा है। ठीक है, आंसू अपने आप पैदा नहीं हो गए, आपने कहा आंसू गिर रहे हैं अपने आप पैदा हो गए, अपने आप कुछ पैदा नहीं हुआ है, ये कन्वर्ज हुआ है। आपके किए हुए जो कर्म हैं, उस कर्म का जो है फल है आंसू। तो अच्छे कर्म करिए, आंसू ना आए, आंसू आए भी तो खुशी के आंसू आए। रात भर जगिए, लेकिन रो रो के मत जगिए, एक्साइटमेंट में जगिए कि कल बहुत अच्छा होने वाला है। सो कंजर्वेशन एनर्जी कहती है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा, बुरे कर्म करो ही नहीं तो बुरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है क्लास 11th की फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रो, और आप जाने कि फिजिक्स कहाँ से आया, क्यों आया। ये पागलपन नहीं है, ये कुछ लोगों की एक्साइटमेंट है, ये नीडनेस है, हमारी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो आज हम और आप इस तरह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते, आप हमारी बात इस तरह से समझ नहीं पाते। तो बच्चों कुल मिला जुला के आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट में लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपके साथ मैं हूँ, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 10 से 11th में आए हैं, बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते रहे होंगे, आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपने दिल की सुनिए और जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। मैं आपके साथ हूँ हर कदम पे, हर सफ़र पे। हम आपको पूरी जर्नी यानी कि क्लास 11th का पूरा, क्लास 12th का पूरा पढ़ाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपने दिल से फील करके स्टडी किया है, तो मैं आपको एकदम गारंटेड कहता हूं कि 12th में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, और 12th के बाद आप जहां भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फ्री में, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको मोटी मोटी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। आपको बहुत जगह फीस जमा करनी पड़ती होगी, 1 लाख, तो कहीं कुछ, किसी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ता होगा, अपने माता पिता से दूर जाना पड़ता होगा, पैसे बहुत खर्च करने पड़ते होंगे। लेकिन मेरा जो चैनल है वो सबके लिए, वो बच्चे जो बेचारे फीस की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें कहीं जाना पॉसिबल नहीं है, वो घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सपनों को पूरा करें।